माज़रत खान नाज़रीन, नशरियाती राब्ते में कुछ तात्तुल हो गया था, इस वजह से हम आप तक प्रोग्राम का वो हिस्सा पहुंचा नहीं सके कि जो नसरुल्लाह मलिक साहब से सवाल था। सवाल मैं दोबारा दोहराता हूँ। मलिक साहब, मैंने आपसे पूछा था कि आखिर इत्तेहादी हुकूमत को किससे इख्तियारात चाहिए, किससे वो इख्तियारात मांगने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कन्फ्यूज नज़र नहीं आते कि आप अचानक इख्तियारात मांगना शुरू कर दें? किससे चाहिए इख्तियार? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ और PDM की जो हुकूमत है वफाक के अंदर, वो अपने इस फ़ैसले पर कि वो हुकूमत में आए और उन्हें मुश्किल फ़ैसले करने पड़े, जिसका खुमियाजा उन्हें पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में भी भुगतना पड़ा। अब उसके बाद एक अजीब व गरीब किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार है। वो ये समझते हैं कि ये जो मुश्किल फ़ैसले हमने मुल्क और कौम के मुफाद में किए, क्योंकि IMF के साथ आपके मुज़ाकरात तअत्तुल का शिकार हो गए थे, जो IMF के साथ आपका मुआहदा था आप उससे विड्रा कर चुके थे, और मुल्क के लिए माली तौर पे शदीद एक बहरान जो है वो पैदा हो चुका था। इन हालात में ये मुश्किल फ़ैसले करके मईशत को संभाला देने की कोशिश की गई है। अब उसमें वो इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने अगर मुश्किल फ़ैसले हमसे करवा लिए हैं मुल्क की खातर, तो हमें तनहा छोड़ दिया गया है। तनहा छोड़ने से मुराद ये है कि शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं है, इसहाक डार साहब पाकिस्तान आ नहीं सकते। इन हालात में शहबाज शरीफ साहब को अब ये समझा जा रहा है, उनका कारकुन ये समझ रहा है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपनी पार्टी को जो वोट बैंक है उसको नुकसान पहुँचाया है। तो मेरे ख्याल में इस सूरत हाल में अब वो कह रहे हैं कि हमसे मुश्किल फ़ैसले करवा लिए गए हैं और सियासी फ़ायदे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुँचे हैं। तो ये कन्फ्यूजन है इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर। दो राय बड़ी वाज़ेह हो चुकी हैं। एक, लेकिन मलिक साहब, आपकी बातों के अंदर से कुछ चीज़ें मुझे समझ में ये नहीं आ रही कि आप कहते हैं कि जी मुश्किल फैसले करवा लिए गए, अब जो है वो रास्ता दिया जाए। मियाँ नवाज शरीफ को किसने आने से रोका है? जाहिर है कि वो आएंगे। मुझे मरीम नवाज साहिबा का वो मुतालबा समझ में नहीं आया कि जिसमें वो कहती हैं कि जी नवाज शरीफ आएंगे तो जेल नहीं जाएंगे। ये तो एक तयशुदा तरीक़ेकार है कि जो फ़र्द जिसको अदालतों से सज़ा हो जाए, चाहे फिर वो कोई भी हो, वो आता है अदालतों के सामने सरेंडर करता है, अपनी सज़ा को जो है वो भुगतता है। तो क्या मुस्लिम लीग नवाज़ ये चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट अदालतों को ये कहे कि नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म कर दी जाए मुल्क के वसीतर कौमी मफाद के अंदर? आखिर जो भी अगर चीज़ रिव्यू करनी है वो भी कोर्ट्स ने करनी है जिन्हें फैसला दिया है, वो भी मुझे अब अंदाज़ा नहीं है कि किस लेवल पर रिव्यू हो सकती है या कौन फैसला कर सकता है। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट से यही मुतालबा किया जाए कि जी आप अदालतों को मैनेज करके दें, तो इसका मतलब तो यह है कि जो कुछ वो पहले कर रहे थे फिर उसको भी आप लिजिटिमेट करते हैं। बदकिस्मती से ये सच है इस मुल्क के अंदर कि इमरान खान सब जो तकारीर कर रहे हैं, अगर आप उनको गौर से सुने तो वो कहते हैं कि जब मुझे निकाला जा रहा था, जब एक आलमी साजिश के नतीजे में मुझे निकाला जा रहा था, तो मुझे क्यों निकलने दिया गया। वो किससे ये बात कह रहे हैं? इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं। वो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अगर उस वक्त ये किरदार अदा करती कि जो MKM थी और जो बाप पार्टी थी और जो दीगर अराकीन जो उनके इत्तेहादी उनका साथ छोड़कर चले गए, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो ख़त्म हुई, वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को अब न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए था। इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब की हुकूमत बचाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए था। बल्कि इमरान खान साहब तो इससे दो हाथ आगे चले गए। उन्होंने कहा कि हमें बजट की मंजूरी के लिए एजेंसीज़ के सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। गोया जो मरीम नवाज़ या मुस्लिम लीग नवाज़ एक इल्ज़ाम लगाया करती थी कि एक जो है 18 ग्रेड का अफसर जो है वो कौमी असम्बली को, पार्लियामेंट को चलाता है, तो उसकी सदाकत को तस्लीम कर लिया गया। इसी तरीके से अगर आप ये समझें कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट की कहीं कोई जो है उनका किरदार सियासी तौर पे मौजूद नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये अपने आप को भी धोखा देने वाली बात है। मुस्लिम लीग नवाज़ भी ये मुतालबा कर रही है कि अगर हम हुकूमत में बैठ के वफाकी सतह पर मुश्किल फ़ैसले अगर हमसे करवाए जा रहे हैं, मईशत बचाने की जिम्मेदारी अगर हमें दी जा रही है कि आप मईशत को बचाएं, तो फिर जो हमारा वोट बैंक जा रहा है, जो हमें मुश्किलात का सामना है, जो हमारे इवन वो जो अदालत का फ़ैसला आया जिसमें पंजाब की हुकूमत चली गई मुस्लिम लीग नवाज़ की, उससे मुस्लिम लीग नवाज़ भी गिला करती नज़र आती है कि हमें तनहा छोड़ दिया गया है। अदालतों के अंदर या जजेस की जो है वो हमारे यहाँ होता रहा है माजी में कि लोग जो है वो किसी तरफ से इशारा सुनकर, इशारा देकर फ़ैसले करते रहे हैं। ये पाकिस्तान की सियासत की बदकिस्मती है। इस वक्त भी PDM भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही है, इवन इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं। उन्हें भी इस बात का अंदाजा है कि गो अगरचे वो यानी कि सब जो है वो उसी तरफ देख रहे हैं कि वो फैसला करें। मलिक साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, मार मसूद साहब को शामिल कर लेते हैं। मार मसूद साहब, जो इस वक्त की हुकूमत है, जब वो अपोजिशन में थी तो उसका सबसे बड़ा एतराज़ ये था
कि जी यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हाइब्रिड सिस्टम चला रही है कि जिसके अंदर जहाँ मुश्किल आती है वहाँ इस्टेब्लिशमेंट सामने आ जाती है, जहाँ आसान मामला होता है हुकूमत में इंतकाम लेने का और दूसरे मामलात का होता है वहाँ हुकूमत जो है वो सियासी हुकूमत सामने आ जाती है। तो फिर तो इत्तेहादी हुकूमत अब जो इल्ज़ाम लगाती थी वही वो भी चाहती है। तो सूरत-ए-हाल तो ना बदली, पाकिस्तान तो फिर वहीं पे खड़ा हुआ है जहाँ आज से 3 साल पहले तो सिर्फ चेहरे बदले हैं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। इस सवाल के जवाब में कल बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में एक तकरीर की और एक बड़ा शानदार जुमला कहा। वो जुमला मुझे कहने की इजाज़त दीजिए। उसमें उन्होंने फरमाया कि एक रात की न्यूट्रलिटी तमाम 70 साल के गुनाहों का खमियाजा नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जो नसरुल्लाह साहब फरमा रहे थे कि आप चाहे कुछ भी कह लें, इस वक्त वो जो न्यूट्रल वाला ढोंग है वो सिर्फ ढोंग है। इस वक्त हमारी सारी जमहूरियत, अदलिया, सियासी जमातें, इलेक्शन होना, इलेक्शन ना होना, अब किसने वजीर आला बनना है, किसने वजीर आजम बनना है, वो सिर्फ एक नुक्ते पे अटका हुआ है और वो नुक्ता आज से 3-4 माह बाद का है और 28 नवंबर को वो फैसला होना है। उस एक अपॉइंटमेंट पे सारी जमहूरियत अटकी हुई है और उसके हवाले से, उसके गिरदो पेश के हवाले से सारे फैसले हो रहे हैं। ये जो हुकूमत का तकाजा है कि मामलात कौन चला रहा है और वो किसकी तरफ देख रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही देख रहे हैं, क्योंकि उनके दिलों में एक ख्याल, एक गुमान ज़रूर आ रहा है कि उनके साथ एक धोखा किया गया है। वो सारी सहूलतें, वो सारी कबाहतें, कदूरतें जो इमरान खान साहब के लिए मुयस्सर थी, उसका पासन भी इन लोगों को नहीं मिला। यहाँ अगर वजीर आजम कोई पत्ता भी हिलाता है तो अदालतें नोटिस ले लेती हैं। दूसरी जानिब हमने देखा कि फॉरेन फंडिंग का केस 8 साल से पड़ा हुआ है, उसके हवाले से कोई सुनवाई नहीं होती और वो बकौल अकबर बाबर के वो ओपन एंड शट केस है, उसमें लाखों करोड़ों का मसला नहीं है, वो अरबों रुपए का खेल है। तो इसी तरह पंजाब में आपने देखा कि अदलिया ने जिस तरह फैसला दिया, अपने ही फैसले को नलिफाइड करके एक नया फैसला दिया। और मरीम नवाज ने उस सिलसिले में जो ट्वीट किया वो बड़ा बामानी है कि अगर आपसे गलती होती है मी लॉर्ड, तब भी आप फायदा अपने लाडले को पहुंचाते हैं। आप जब उस गलती की तस्हीह करते हैं तब भी फायदा अपने लाडले को पहुंचाते हैं। ये बहुत ज्यादा ऊपर नीचे दाएं बाएं से ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये हुकूमत अपने गले से सरबराही का तौक उतार कर फेंक दे और जल्द अज जल्द इलेक्शन की जानिब चली जाए। हुकूमत के इत्तेहादी और उसमें बहुत अहम इत्तेहादी हैं जो इस बात पर मुसर हैं कि हम इलेक्शन अगले साल अगस्त सितंबर में ही करवाएंगे, इसलिए कि जो महंगाई की कालक की तोहमत इनके चेहरे पर मल दी गई है 3-4 महीने में, उसको मिटाने में उन्हें वक्त दरकार है। अगर वो अगला बजट पेश नहीं कर सकते और उसमें आवाम के लिए रिलीफ क्रिएट नहीं कर सकते, उसमें महंगाई कुछ कम नहीं कर सकते, उसमें कुछ तरक्याती प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, तो फिर ये सारी एफर्ट फ्यूटाइल रही और सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए, इमरान खान को दोबारा 2/3 अक्सरियत दिलवाने के लिए ये सारा ड्रामा, ये ढोंग रचाया गया है। तो इस मामले में उनके कंसर्न्स बिल्कुल वाज़ेह हैं और ये देखिए ये बहुत अच्छा होता है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के लिए। हर जगह हमें एक इख्तलाफ की कैफियत नजर आ रही है और वो इख्तलाफ शोभा कोई भी हो, लेकिन वो इख्तलाफ बुनियादी तौर पर जमहूरी कुव्वतों और गैर जमहूरी कुव्वतों के दरमियान है। आप मीडिया की तरफ नजर कर लीजिए, वहां पर भी यही 2 ग्रुप हैं। आप अदालत की तरफ नजर कर लीजिए, वहां पर भी यही 2 ग्रुप हैं। आप एस्टैब्लिशमेंट की तरफ नजर कर लीजिए, वहां पर भी यही ग्रुप है। अगर आप PMLN की तरफ नजर कर लें, उसके अंदर भी इसी तरह जब माशरों में इस तरह के इख्तलाफात सर उठाने लगते हैं, इस तरह का मकालमा, इस तरह का डायलॉग, इस तरह की डिबेट होने लगती है और जमहूरी कुव्वतें ऐवान बाला में और पार्लियामान में जाकर इस बात पर बहस करने लगती हैं, इससे लगता है कि लोगों को एक शऊर आ गया है। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। माजिद निजामी साहब से भी मैं चाहा था कि थोड़ा सा उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। माजिद निजामी साहब, इत्तला ये है, इत्तला कह लें या अब इसको मैं कोट ही कर देता हूँ कि मैंने एजाज चीमा साहब का जो है वो एक क्लिप देखा,
गुज़िश्ता दिनों मेरा ख्याल है कल रिकॉर्ड हुआ है एजाज साहब का अपना उमर चीमा साहब के साथ, उसमें वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान का कोई राब्ता हुआ है इस्टेब्लिशमेंट से। तो कुछ आपको ऐसी इतला है आपके पास कि कुछ दोनों जानिब से राब्ते की कोशिश की जा रही है? क्योंकि मालूम ये हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा हुकूमत के ऊपर भी थपकी दी है कि कोई बात नहीं, आप परेशान ज़रूर हैं लेकिन हालात मामला ठीक हो जाएंगे, और इमरान खान साहब भी किसी राब्ते के अंदर हैं। आपके पास इतला क्या है, क्या सिनेरियो देख रहे हैं आप? जी, यहाँ पे एक चीज़ का तज़किरा करना ज़रूरी है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जब इस मौजूदा हुकूमत की तरफ नज़र करम की गई और ये कहा गया कि आप इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ, तो उसके बाद मौजूदा इत्तेहादी जमातों को ये उम्मीद थी कि अगर हमें उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो उनकी तरफ से हमें किसी मुखालफत का सामना भी करना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक बारीक नुक्ता है, वो ये है जिसकी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने इशारा किया कि हमें इदारों से कोई शिकवा नहीं, लेकिन हमें अटक पार से कुछ शिकायतें हैं। इत्तेहादी हुकूमत का जो बुनियादी शिकवा है जिसे वो कहना नहीं चाह रहे या कह नहीं पा रहे, वो ये है कि हमारे लिए तो आपने फार्मूला ये रखा कि आप हमारे लिए न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन आप ही के इदारे के कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपोजिशन में इमरान खान की मदद कर रहे हैं और उन्हें सियासी और दूसरे असूल समझा रहे हैं और उन्हें सियासी गुर बता रहे हैं ताकि वो दोबारा सियासी मैदान में कामयाब होकर वापस आ सकें। ये वो एक नुक्ता है कि जिसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ऐसा जवाब नहीं आया कि जिसे हम मुस्बत कहें। तो इसलिए मौजूदा जो PDM है और हुकूमती जमातें हैं उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है और वो एक इज़्तिराब की कैफियत में है कि जो हमसे कहा गया था आप अगर उसी पे कायम रहते तो फिर भी हम हुकूमत चला सकते थे। लेकिन अब इशू ये है कि ना हमारी सपोर्ट की जा रही है और ना ही न्यूट्रल रहा जा रहा है, बल्कि कुछ ऐसी शिकायत हैं कि जिनसे ऐसे लग रहा है कि इमरान खान की हमायत की जा रही है। तो इस सारे सिनेरियो को लेके अगर हम अगली बात की तरफ आएँ तो वो ये है कि चूँकि पिछले 3.5 साल में इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा क़यादत ने इमरान खान के साथ क्लोज़ कोऑर्डिनेशन में काम किया था और इमरान खान को लाने में उनका एक अहम किरदार था, तो इसलिए ऐसा लगता है कि उनके जो शिकवे शिकायतें जो आज से 6 महीने पहले पैदा हो गए थे, मौजूदा हालात देखते हुए उन्होंने भी ये सोचना शुरू कर दिया है कि इन शिकवे शिकायतों को दूर करके हमें इमरान खान की तरफ ही जाना चाहिए। हाँ, इसमें इमरान खान साहब ये दावा कर सकते हैं कि मेरा सियासी दबाव, यानी कि वो सारे तज्जिए, वो सारे दावे अपनी जगह रह जाएंगे माजिद साहब के, जिसमें हम ये कहते थे कि इमरान खान साहब अब उस जगह पर चले गए कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब उनका ताल्लुक बनेगा नहीं। यानी कि जो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में लोग ये कहते थे कि वो वापस अपने फैसले से रुजू करते हैं हमेशा, तो वही मामला दुरुस्त है। जी, इसमें हमारे पास मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की एक मिसाल मौजूद है कि जिन्हें 2018 में और उससे पहले निकाल दिया गया, लेकिन 2 से 3 साल में सूरत हाल ऐसी बदली कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही उनके भाई को सियासत में कामयाबी मिली और वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर कायम हो गए। लेकिन हमें देखना ये है कि हर दफ़ा जो एग्रीमेंट्स होते हैं या बातचीत होती है उसमें रूल ऑफ गेम्स नए तय होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट चूँकि 2 पार्टी सिस्टम के ख़िलाफ़ रही है और इमरान खान को लाने का, उन्हें प्रमोट करने का एक नज़रिया ये था कि 2 पार्टी सिस्टम ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए एक तीसरी कुव्वत भी होनी चाहिए। तो बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक हमदर्दी मौजूद है, क्योंकि 2 पार्टी सिस्टम से नफ़रत की जो एक वजह है वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी है। इसलिए जो थर्ड फोर्स है, अगर उससे कोई गिले शिकवे हैं, कोई शिकवे शिकायत हैं, वो किसी मुनासिब वक्त पे दूर हो जाएं तो उसे वापस लाने में भी कोई हर्ज नहीं है। अच्छा निज़ामी साहब, मैं मलिक साहब की तरफ आता हूँ। मलिक साहब, परवेज़ खट्टक साहब को टास्क दिया गया है कि हुकूमती इत्तेहादियों से रब्ता करें, ये ज़राए से ही खबर है, कोई इसकी तस्दीक नहीं हुई, रब्ता करें, उनको वापस लाने की कोशिश करें इमरान खान साहब की तरफ और उसके बाद असम्बली तोड़ के नए इंतखाबात की तरफ जाएं। ये तहरीक इंसाफ का प्लान ज़राए से सामने आया है, कोई सदाकत इसमें नज़र आती है कि शायद ऐसा हो पाए? क्योंकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी दावत दी है दीगर तमाम जमातों को कि PDM के अंदर शामिल हो जाएं, जो चले गए थे वो शामिल हो जाएं, और जो इससे पहले जो है PDM का हिस्सा नहीं थे उनको भी कहा है कि आप भी हमारा हिस्सा बन जाएं। देखें, परवेज़ खट्टक साहब पुराने सीनियर सियासतदान हैं और परवेज़ खट्टक साहब के राब्ते हर तरफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उनका रवैया जो है, आपने अगर पिछले 5-4 माह में देखें, कहीं भी आपने जारहाना नहीं देखा। इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब ललकार रहे थे, शेरी मज़ारी ललकार रही थी, फवाद चौधरी साहब के कुछ बयानात ऐसे सामने आ रहे थे, बाकी जो PTI के हार्ड लाइनर हैं उनकी बातें सामने आ रही थी। लेकिन परवेज़ खट्टक साहब, असद कैसर साहब,
इनके आपने कभी ऐसे हार्श बयानात नहीं देखे। इसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब के भी कुछ बयानात इतने ज़्यादा तुंदो तेज़ नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि उनकी ख्वाहिश तो है कि हम उस प्रोसेस का हिस्सा बने, पार्लियामेंट में वापस जाए PTI, और फिर एक जो है फ़ैसला ऐसा लिया जाए जिसके नतीजे में इंतखाबात की तारीख भी सामने आ जाए और तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक भी हो जाएँ। यही इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा सूरत हाल का हल चाहती है कि कोई ऐसा दबाव के नतीजे में भी इंतखाबात ना हो फ़ौरी तौर पे, लेकिन अगर कोई ऐसा कंसेंसस के साथ कोई हालात जाते हैं उस तरफ तो फिर सियासी जमातें उस पर चली जाएँ। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, आज 5 जजेस की जो तैनाती थी वो जिस तरीके से मुस्तरद हुई है, मैं समझता हूँ कि वो भी एक बड़े अच्छे तरीके से उसको प्लान किया गया, और जो ख्वाहिश थी कहीं मौजूद थी कि ये 5 जजेस आ जाएं जो अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट में, तो वो आज नहीं आ सके। तो मेरे ख़्याल में चीज़ें रोज़ बरोज़ हर सेकंड हर घंटे बदलती हैं, और ये भी कुछ इत्तलात हैं कि एक वफाकी वज़ीर के साथ कोशिशें की गई, राब्ते किए गए, उनके साथ बारगेन करने की कोशिश भी की गई कि इन जजेस की तैनाती के हवाले से जो इस वक्त हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, वो इतना सख्त मौक़िफ़ ना रखें तो शायद कुछ चीज़ें मामलात आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जिस पे गिव एंड टेक भी हो रहा है, बातचीत भी हो रही है, कहीं कोई रास्ता निकलने का इम्कान भी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ और PDM और पीपल्स पार्टी अब जिस सतह पे आन खड़े हुए हैं वो ये समझते हैं कि हमने सारी बातें मानकर मुल्की मफाद में बड़े फ़ैसले कर लिए हैं, लेकिन उसके नतीजे में हमारी सियासत को नुकसान पहुँचा है। हम मज़ीद इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते जब तक कि हमें, जैसा कि निज़ामी साहब बात कर रहे थे कि इदारों के अंदर से मुदाखलत नहीं रुकती, प्रॉपर अगर आप न्यूट्रल नहीं होते, और अगर कहीं स्पोर्ट की पलड़ा किसी तरफ झुका हुआ है तो उसको वापस नहीं लाया जाता। बल्कि मैं तो शायद ये भी कह दूं कि हुकूमत भी चाहती है कि पलड़ा उस तरफ झुकने की बजाय हुकूमत की तरफ झुक जाए। वो जो हम माजी में भी कहा करते थे ना कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर इमरान खान साहब की है, अब शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और इस वक्त की वफाकी हुकूमत ये एक पेज पर हों। ये ख्वाहिश बहरहाल मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा अहम किरदार रहा है और आज भी किरदार मौजूद है। अच्छा मलिक साहब, मैं अम्मार मसूद साहब की तरफ एक सवाल छोड़कर एक ब्रेक की तरफ जाता हूँ। अम्मार साहब, मलिक साहब जिस तरीके से फरमा रहे हैं कि सबको बैठना होगा, पार्लियामेंट में वापस आना होगा तहरीक इंसाफ को, तभी आगे जाने का रास्ता होगा, तो आपको तहरीक इंसाफ के तर्ज अमल से क्या ये लगता है कि वो वापस आएंगे? मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ये सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करें। जी, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अम्मार साहब, मैं सवाल आपके पास छोड़कर गया था, बातचीत का कोई रास्ता है? कौन बातचीत करवाएगा? तहरीक इंसाफ क्या अपने माजी को देख के आप समझते हैं कि बातचीत के लिए किसी तौर पे संजीदा होगी, या सिस्टम को चलने देने के लिए जो है बातचीत पे तैयार होगी? जी बिल्कुल, ये बातचीत नहीं हो सकती, इसलिए कि इमरान खान साहब की गुज़िश्ता 22 साल की सियासत एक नुक्ते पर कायम है कि उनके सिवा बाकी सारी सियासी जमातें चोर, डाकू, गद्दार, काफिर और पता नहीं क्या क्या है, और इसी नैरेटिव पर उन्होंने बिल्ड किया और वो अपनी सियासत को चमकाया। अब अगर जिस दिन वो बकौल उनके इन चोरों डाकुओं के साथ बैठकर संजीदा पॉलिटिकल मुज़ाकरात करने की कोशिश करेंगे, उस दिन उनकी सियासत को बहुत नुकसान पहुंचेगा, उनका बयानिया ख़त्म हो जाएगा। हमें ये भी तो एक सॉफ्ट इंटरवेंशन की बात हो रही है जो इंतहाई गैर आईनी बात है। सॉफ्ट इंटरवेंशन लोगों को बिठाने के लिए इस तरह नहीं होती, इस तरह सॉफ्ट मार्शल लॉ हो सकता है और सियासी कुव्वतों को खुद फैसले करने चाहिए, और ये फैसले गली गली या खुफिया ड्राइंग रूम्स में नहीं होने चाहिए, ये फैसले पार्लियामान के अंदर होने चाहिए। इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है जिसमें बाकी सारी सियासी जमातों को वो बुरा भला कहते हैं, गलीज नामों से पुकारते हैं, आपको ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट में उनके हम ख्याल लोग बहुत सारे हैं जो ये समझते हैं कि इस मुल्क को अगर तबाह किया तो सियासतदानों ने तबाह किया। आसिफ जरदारी भी चोर है, नवाज शरीफ भी चोर है, मौलाना फजलुर रहमान भी चोर है, और एक शख्स है जो इनमें से मुख्तलिफ है, वो इमरान खान है। चूँकि इमरान खान जमहूरी की कदरों पर यकीन नहीं रखते और जो है कभी सदारती निज़ाम की बात करते हैं, कभी कहते हैं डायरेक्ट वोटिंग होनी चाहिए, ये सारे बयानिए वो हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए हैं। लिहाजा
वो तबका फिक्र, और इसमें हमारे मीडिया का भी रोल है। जिस तरह 5 साल बड़ी मेहनत से इमरान खान का इमेज बनाया गया है, उससे ये लगता है कि ना सिर्फ इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होंगे, बल्कि वो जो उनके हमदर्द हैं, जो उनकी जो बैसाखियाँ हैं, वो भी इमरान खान को इस बात पर मजबूर नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के ख्यालात और ज़हनी आमांगी एक जैसी है। तो मुझे कोई सीरियस डायलॉग, पॉलिटिकल डायलॉग होता नजर नहीं आ रहा। डिवीजन बहुत क्लियर हो गई है, और वो ये है कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस, और बहुत बड़ी तादाद में, हम कहते थे 8 जमातें इकट्ठी हो गई हैं, अब उसमें चौधरी शुजात भी शामिल हो गए, तो पीछे कौन सी जमात रह गई है? सिर्फ एक तरीके इंसाफ ही रह गई है। तो डेमोक्रेटिक फोर्सेस और गैर जमहूरी कुव्वतों के दरमियान बड़ा क्रिटिकल टकराव हमें नजर आता है, और इसके दरमियान हमें तसादुम की सूरत हाल तो नजर आती है, ताउन कहीं से नजर नहीं आता। हालांकि आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन में जिस तरह नून लीग को हराया गया, उसके बाद शहबाज शरीफ ने पहली तकरीर में कहा था कि हम मीसाक मईशत के लिए तैयार हैं, और होना भी ये चाहिए कि जब मुल्क बहरान में हो तो आप अपने सियासी मफादात को पसपुश डालकर मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की इकॉनमी के लिए कुछ कंक्रीट डिसीजन कर लें। लेकिन दूसरी जानिब से सिर्फ एक गालम गलोच ब्रिगेड है जो पूरी शिद्दत और शदोमत के साथ बाकी सारी सियासी जमातों पर कायम है। तो इन हालात में डायलॉग कैसे हो सकता है, और मुझे इसकी कोई सूरत नजर नहीं आती। और अगर ये हुए तो इससे इमरान खान की उस बयानिए को बहुत ज्यादा ज़ख्म पहुंचेगी जो गुज़िश्ता 22 साल से वो हमारे जहनों में घुसे है। अच्छा माजिद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। माजिद साहब, परवेज़ खट्टक साहब हो या अगर तहरीक इंसाफ चाहे, तो क्या हुकूमत गिराने के ऑप्शन उनके पास मौजूद अगर हैं तो क्या क्या हो सकते हैं? वफाकी हुकूमत को अगर गिराना हो, पंजाब में तो चले समझ में आता था कि जी 20-25 अरकान हैं, उसके बाद ज़मीनी इंतखाब हुआ, वो तो पूरे एक सिस्टम से गिरी। वफाक की हुकूमत कैसे गिर सकती है अगर इमरान खान साहब पूरी सच्चाई के साथ चाहें? जी, इसमें 2 से 3 चीज़ें अहम हैं। पहली चीज़ तो ये अहम है कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के किसी न किसी क्वार्टर से ये यकीन दहानी होनी चाहिए कि आप जो प्रोसेस करेंगे उसमें हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। जैसा कि हमने पहले, आज से तकरीबन 4 से 5 माह पहले देखा कि मुस्लिम लीग नून ने और PDM ने जब ये अदम एतमाद का आगाज़ किया तो उस टाइम बहरहाल ये यकीन दहानियाँ करवाई गई थी कि हम न्यूट्रल रहेंगे। सो पहली उस यकीन दहानी की ज़रूरत है। उसके बाद वही जमातें जो तहरीक इंसाफ का साथ छोड़कर मुस्लिम लीग नून और PDM की तरफ आई थी, जिनमें बाप शामिल है, MQM शामिल है। सो मुस्लिम लीग काफ तो खैर अब उसका मामला क्लियर हो चुका है। सो इन 2 जमातों पर वर्किंग की जाएगी, और ये वो 2 जमातें हैं कि जो बहरहाल एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत के लिए मशहूर नहीं हैं। सो इसलिए ये देखना होगा कि अगर उन्हें भी कहीं से कोई डायरेक्शन मिलती है या उन्हें हालात साजगार लगते हैं तो फिर वो अपने जो भी पॉलिटिकल मामलात हैं वो तय करेंगे। उसमें गवर्नरशिप्स हो सकती हैं, वजारतें हो सकती हैं। और इसमें बुनियादी नुक्ता जो तीसरा है वो ये है कि सबसे पहले इमरान खान साहब को ये तय करना होगा कि अगर वो अदम एतमाद लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि असम्बली मुद्दत पूरी करेगी। ऐसा होता मुमकिन इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाए और नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हो और वो मुंतखब होने के बाद दोबारा असम्बलियाँ तोड़ दें, तो मेरा ये ख्याल है कि ये अप एंड डाउन पाकिस्तान के सिस्टम को और जमहूरियत को सूट नहीं करता। तो ये 3 पॉइंट्स उसी सूरत में काबिल अमल होंगे कि जब इमरान खान। अच्छा, ये किस हद तक मौजूद है जो फवाद चौधरी साहब दावा करते हैं कि सदर पाकिस्तान कह सकते हैं कि एतमाद का वोट लें, ये ऑप्शन कहीं पर मौजूद है? क्या ये इसी तरीके से होगा जितनी आसानी से फवाद चौधरी साहब कह देते हैं? देखिए, ये उसी तरह ही है जैसे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह गवर्नर राज की बात करते हैं। ये तुंदो तेज़ सियासी बयान तो हो सकते हैं, लेकिन जब इनकी तरफ जाया जाएगा तो मेरा ये ख्याल है कुछ वर्किंग की ज़रूरत होगी, और वो वर्किंग किए बगैर कोई भी सियासी जमात ऐसा कदम उठाने की हिम्मत इसलिए नहीं कर सकती कि ज़िमनी इंतखाब के इलेक्शन के बाद हर एक के स्टेक्स बहुत बुलंद हो गए हैं, और इस वक्त ऐसा कोई फ़ैसला लेना कि जिसका सियासी नुकसान हो तो सियासी जमातें तमाम, ख्वाह वो तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नून, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती। तो अगर तो एतमाद के वोट की भी बात होगी तो उससे पहले वही बाप और MQM वाली वर्किंग जो है वो ज़रूरी है, ताकि एतमाद के वोट में अगर कोई ऊंच नीच हो तो उसके बाद का जो मुस्तकबिल का खाका है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ पहले से तैयार करके रखें। अच्छा मलिक साहब, पंजाब हुकूमत जो है वो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी टेबल हो गई है,
पंजाब हुकूमत खुद कितनी मजबूत है? क्या कोई ऑप्शन ऐसा मौजूद है कि अगर पीडीएम की इत्यादी जमातें चाहें, इत्यादी हुकूमत चाहे, तो पंजाब हुकूमत पे दोबारा से हमला करे और पंजाब में ये सर्कस लगा रहा है कि कभी एक आए कभी दूसरा आए? अब कोई ऑप्शन मौजूद है या बस अब उनको सुकून से बैठना होगा? देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ अगर आपके सामने रख दूं, जिसको हम पहले अमार साहब भी और निज़ामी साहब भी डिस्कस कर रहे थे, कि इमरान खान साहब का बयानिया इन दो ख़ानदानों के ख़िलाफ़ है और वो 26 साल से क्लेम भी करते हैं कि मैं 26 साल से जो जद्दोजहद कर रहा हूँ, ये मेरी इन दो ख़ानदानों की सियासत और इनकी करप्शन के ख़िलाफ़ है। मेरे ख्याल में इससे बड़ा झूठ शायद इमरान खान साहब ने कभी नहीं बोला होगा। इमरान खान साहब APDM का हिस्सा थे। असल में आजकल जो नौजवान नस्ल है उसको पता ही नहीं है कि खान साहब ने कब कब यू टर्न्स लिए हुए हैं। यानी इन 26 सालों के सफ़र में वो मियां नवाज शरीफ के साथी थे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथी थे और वो APDM में मौजूद थे, वो दस्तो बाजू थे वो उस APDM के जहाँ मियां नवाज शरीफ भी मौजूद थे। यानी इसका मतलब ये है कि वो 2008 तक तो PDM के साथ थे, APDM के साथ थे। अब अंदाज़ा करें कि उसके बाद उसी साल जब पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत गई और पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत बन गई, तो जो नमल यूनिवर्सिटी उनकी अपनी है, उसका इनॉग्रेशन जो थी वो यूसुफ ज़दा गिलानी साहब ने की थी। यानी इस पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जहाद करने वाले 26 साल से इमरान खान साहब ने इनॉग्रेशन जो है वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म से करवाना मुनासिब समझा। यानी आप अंदाज़ा करें कि 2011 से पहले वो सब कुछ करते रहे। यानी उनका जो जहाद है, जो 26 साल जो इसको क्लेम करते हैं कि मैं दो ख़ानदानों के ख़िलाफ़ लड़ता रहा, ये 2011 के उस छतरी से आगाज़ हुआ है जो उनको इस्टेब्लिशमेंट की छतरी मुयस्सर आई। उसके अगला जो सफ़र है वो इस्टेब्लिशमेंट ने दोनों पार्टियों को टारगेट किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, PMLN को, एजेंडा उनको दिया गया, इन दोनों पार्टियों को गद्दा करके सियासत से निकालने का एजेंडा दिया गया, उसको इमरान खान साहब ने फॉलो किया। इसलिए बराह करम जब हम उनके 26 साल इस जहाद का जिक्र करते हैं तो उसमें ये साल मिनहा कर दिए जाएँ तो शायद तज़किया करने में आसानी रहती है। दूसरी बात आपने की पंजाब हुकूमत के हवाले से। देखिए, पंजाब में परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत है, PMLN की हुकूमत ख़त्म होने के PMLN को एक फ़ायदा हुआ। अब फ़ायदा क्या होगा कि अगर इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत, PTI की इत्तेहादी हुकूमत पंजाब में रहती है, 5-6 महीने साल गुजारती है, उसके बाद PMLN बतौर अपोजिशन जमात के पंजाब में इलेक्शन में मैदान में उतरेगी और PTI जो है वो एक इत्तेहादी अपनी दूसरी पार्टी के वज़ीर आला की हुकूमत के बाद मैदान में उतरेगी। बुज़दार साहब के पौने 4 साल जो है वो अगरचे इस सियासी बयानी की वजह से उससे ज़रा तवज्जो हट गई है, तो जब दोबारा PTI की हुकूमत पंजाब में आ गई है तो लोगों के सवालात का जवाब जो है वो PTI को देना पड़ेगा। हाँ, महाजराई होती रहेगी, तहरीक अदम एतमाद भी आ सकती है, इसलिए कि पंजाब के अंदर जिस इस वक्त सियासत को इमरान खान साहब ने पूरी मुल्की सियासत को एक जारहाना मूड दिया है, मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी अब एक बड़ा ग्रुप ये समझता है किसी जारहाना अंदाज से सियासत की जानी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल जब तक सियासी जमातें अपनी अना को कुर्बान नहीं करेंगी उस वक्त तक ये सियासी बहरान ख़त्म होंगे, सियासी बहरान चलते रहेंगे। अब राना सनाउल्लाह आपके वज़ीर दाखिला है, वो डिमांड कर रहे हैं कि जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका फ़ैसला किया जाए। बात भी ठीक है, आपने इतनी उसकी प्रोसीडिंग लंबी की, उसका फ़ैसला महफूज किया, उसको रख के इलेक्शन कमीशन अगर बैठा हुआ है तो अब इस वक्त जो इमरान खान साहब के मुखालफीन हैं उनका मुतालबा जायज़ महसूस होता है कि उसका फ़ैसला आ जाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये फ़ैसला आता है फिर इमरान खान साहब उस फैसले को नहीं मानते, आप एक नए क्राइसिस की तरफ चले जाएंगे। आपके पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो मियां नवाज शरीफ ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, जहांगीर खान तरीन डिस्क्वालीफाई हैं, मरियम नवाज डिस्क्वालीफाई हैं, एक PTI की कुर्बानी आ जाती है तो फिर मुल्क की सियासत कहाँ चली जाएगी और आपकी सियासत के अंदर जो है वो अफरा तफरी इंतशार बढ़ेगा। मैं समझता हूँ शायद इसी को रोकने के लिए उस फैसले को अभी तक महफूज रखा गया है। अगर वो फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ आता है। अच्छा मलिक साहब मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आऊंगा तो 2-3 बातें करनी है। ये पंजाब हुकूमत के मामले के ऊपर भी मुझे आपसे बात करनी है और कुछ जो आज जुडिशल कमीशन का इजलास है जो कि इंडक्शन के लिए हुआ उसके ऊपर भी बात करनी है, क्योंकि महसूस ही होता है कि एक नई महाजराई की तरफ हम जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले हमने यही देखा कि जो चीज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तय की ज़्यादातर मेंबरान ने उसको माना,
समझा और वो तमाम जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंडक्ट हुए कि जो इस वक्त मौजूद 3 रुकनी पैनल ने, जिसके अंदर जो है वो उमर अता बंदियाल साहब का जो है वो नाम बार बार लिया जाता है, उन्होंने जिसको कहा लोगों ने जो है वो दीगर लोगों ने उसके ऊपर लब्बैक कहा और वो जज जो है सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बने। लेकिन अब की दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। आखिर मामला कहाँ पर अटका है, किस तरीके से हल होगा, इसका नुकसान क्या होगा और पार्लियामेंट अगर कोई कानून साजी करती है उसका क्या मामला होगा, छोटा सा पार्ट होगा ब्रेक के बाद, उसको देखते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अमार साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। आखिरी 4-5 मिनट में मैं चाहूँगा तमाम जो हमारे मेहमान हैं वो थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू ज़रूर कर लें क्योंकि क्लोज हम करेंगे। दोनों ही सवालों का जवाब दे दीजिए। पंजाब हुकूमत को किस कदर ख़तरा है, क्या PDM या इत्तेहादी हुकूमत दोबारा ओवरकम कर सकती है कि पंजाब के ऊपर किसी तरीके से जो है वो हुक्मरान बन जाए, और साथ साथ अदालत में क्या हुआ उसके बाद जो आज मामला हुआ जजेस की तैनाती का, ये क्या पाकिस्तान में अदालत के साथ महाजराई के एक नए दौर का आगाज़ होगा? देखिए, अभी एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है और वो हमारे दोस्त लाहौर के आसिफ नसीर साहब समा टेलीविजन के रिपोर्टर हैं। उन्होंने अभी ट्वीट किया है और उसमें लिखा ये है कि उनके ज़राए ये बताते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा को काफ लीग के ओहदों से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। यानी जो अब खौफ है वो खानदानों तक पहुँच गया है। मौलाना फजलुर रहमान इस हवाले से 2 दफ़ा कम से कम कह चुके हैं कि इमरान खान को बहुत ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए पंजाब हुकूमत की, इसलिए कि पंजाब हुकूमत एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं चल सकती। मौलाना किस गुमान पर ये बात कर रहे हैं, वो इसलिए कि कुछ लोगों से राब्ते हुए हैं और वो राब्ते इस बुनियाद पे हैं कि PTI का जो जेन्युइन सपोर्टर, जेन्युइन वर्कर भी है, वो भी किसी तरह परवेज़ इलाही, जिन्हें इमरान खान पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कह चुके हैं, उनकी वज़ारत आला को कबूल करने को तैयार नहीं है। तो सुनने में शुनीद ये है कि कुछ एक फैक्शन डेवलप हो रहा है PTI के अंदर और वो लोग शायद हुक्मरान इत्तेहाद के साथ जो वफाक में है उसके साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो पंजाब का बहरान चलता जाएगा और हमें ये बात बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि वफाक में एक लूली लंगड़ी हुकूमत PDM के हवाले कर दी गई है, लेकिन पंजाब को स्टेबलाइज नहीं होने दिया जा रहा। उसकी वजह यह है कि पंजाब पावर सेंटर है, सिर्फ नून लीग का नहीं, सियासत का नहीं, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट का भी। तो इसको सेटल डाउन नहीं होने दिया जाएगा और अगर यहाँ पर हमजा शहबाज की हुकूमत कायम रहती, कुछ चीज़ें बेहतर हो जाती, तो फिर मामला बहुत ज़्यादा खौफनाक हो जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए। लिहाजा ये सिलसिला चलता रहेगा और बारियां लगती रहेंगी, पंजाब स्टेबलाइज नहीं होने दिया जाएगा। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल कमीशन के हवाले से बात आप फरमा रहे हैं, उसमें मैं अपनी बात मुख्तसर करके सिर्फ इतना ही कहता हूं कि पाकिस्तान में मुझे यूं लगा कि पहली दफ़ा जमहूरियत ने जजों को शिकस्त दी है। अच्छा माजिद साहब, मैं यही सवाल आपसे भी है, मैं सवाल दोहराऊंगा, वक्त ज़ाया होगा, जल्दी से मुझे इसका जवाब दीजिएगा। पंजाब हुकूमत को कितना खतरा है? मेरा ये ख्याल है जी कि इन्हें मुस्लिम लीग नून से या इत्तेहादियों से अभी तक तो कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ इन्होंने तय ये करना है कि इन्होंने पंजाब असम्बली को और पंजाब हुकूमत को तहरीक इंसाफ की मदद से कितने वक्त के लिए लेकर चलना है। तो जब ये तय कर लेंगे तो उसके बाद मेरा ख्याल है चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, अदालत के मामले में मैं चाहूंगा कुछ आपके रिमार्क्स आ जाए कि जो आज जो कुछ हुआ है, इस तरीके से पहले बहुत ज़्यादा कोई ऐसी वॉइस भी जनरेट नहीं हुई कि इस तरह कोई अदालत के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को किसी मज़ाहमत का सामना करना पड़े। तो मेरे ख्याल में लगता है कि एक नए अफरा-तफरी के मामले में अदालतें भी जा रही हैं। चीफ जस्टिस के लिए एक मुश्किल आन पड़ी है क्योंकि उनके ऊपर तनकीद भी हो रही थी कि वो सीनियर जजेस को बेंचेस में शामिल नहीं करते। तो मेरे ख्याल में इस मौके पे उनको एक बड़ा धचका लगा होगा जब जुडिशल जो है उस कमीशन में वो अपने जजेस की तैनाती नहीं करवा सके। हाँ, अलबत्ता मैं चाहूँगा एक तबसरा चलते चलते अमार मसूद साहब की बात पे कर दूँ। कतन PTI के अंदर ऐसे लोग नहीं होंगे जो इमरान खान साहब कहें कि परवेज़ इलाही साहब को वोट डाल दो और वो वोट ना डालें, इल्ला ये कि कोई पर्सनल तल्लुकात इस्तेमाल करके या कहीं से कोई दबाव इस्तेमाल करके कुछ लोग जो है वो अलग कर लिए जाएँ, और वो भी अब शायद मुमकिन दिखाई नहीं देता। इसलिए
कि जो नाराज़ अरकान थे वो ऑलरेडी। चले, बहुत शुक्रिया रसूलुल्लाह मलिक साहब, बहुत शुक्रिया अम्मार मसूद साहब, बहुत शुक्रिया मादिद निज़ामी साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।